प्रिय विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल एस्मा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज भारतीय संविधान का भाग 4 का लेकर आया हूँ। अनुच्छेद 51 का के तहत मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य जिसे फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं अंग्रेजी में, उसको लेकर आया हूँ। अब तक मैंने आपको बताया कि मूल अधिकार क्या, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट क्या है, उसके बाद डायरेक्टिव, प्रिंसिपल, निर्देशक तो मैंने बताया। जब देखा गया कि संविधान में कि व्यक्ति को मौलिक अधिकार दे दिया गया है, लोग अपने अधिकारों की मांग करते हैं, अधिकार मिल जा रहा है, अधिकार की तो मांग करते हैं, सरकार को नीति निर्देशक तत्व के तहत कानून बनाने का दे दिया गया। आप भी अब कानून बनाइए, जनता का ख्याल रखिए, जनता की सुविधा का ख्याल रखिए। फिर लगा कि दोनों को अधिकार एक प्रकार से दिया गया, नीति निर्देशक तत्व में सरकार को दिया गया और इधर जनता को मौलिक अधिकार भी दिया। ये हुआ कि लोगों को केवल अधिकार दे दिया जाएगा तो दायित्व का निर्वहन कौन करेगा, कर्तव्य का निर्वहन करेगा? बिना कर्तव्य के अधिकार तो है नहीं। तो बहुत बाद में 1976 में स्वर्ण सिंह समिति बनी। स्वर्ण सिंह समिति ने सुझाव दिया 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए कि जो जरूरी है कि हमारे आदर्श, हमारे संविधान, हमारे पर्यावरण सबकी जिससे रक्षा हो सके। पहले आप अपने परिवेश की रक्षा करिए, अपने कर्तव्य का निर्वहन करिए, अधिकार की मांग करिए, अधिकार तब सही लगता है। ये दायित्व सरकार पर भी रख दिया गया। तो स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर उस समय के रसिया से, यूएसएसआर से इस मूल कर्तव्य को ग्रहण किया गया। वर्तमान में रूस बोला जाता है। तो मूल कर्तव्य की प्रेरणा कहां से ले गई या स्रोत कहां से है? यूएसएसआर से उस समय लिया गया था, जो आज वर्तमान में रूस कहा जाता है। 42वें संधि से संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। वर्तमान संख्या 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इस प्रकार देखा जाए तो हमारे संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं या मूल कर्तव्य 11 हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन है मौलिक कर्तव्य, क्या है इनका रोल, किस लिए बनाए गए। थोड़ा सा विश्लेषण के आधार पर चलते हैं, जरा देखा जाए क्या है। पहला मौलिक कर्तव्य है, कहा जा रहा है प्रत्येक नागरिक, ईच सिटीजन, ना कि व्यक्ति की इंडिविजुअल की बात कहा जा रहा है। ईच सिटीजन यानी इस देश में जो भी नागरिक रहेगा देश का। व्यक्ति क्यों नहीं कहा गया? व्यक्ति इसलिए नहीं कहा गया कि व्यक्ति विदेश से भी भ्रमण करने आ सकता है, यहाँ पर उसको नागरिकता नहीं है और चला जाएगा। लेकिन जो यहाँ के नागरिक हैं, सिटीजन शब्द का प्रयोग किया गया, नागरिक शब्द का प्रयोग किया। ईच सिटीजन यानी प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा, ड्यूटी होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। क्यों करे संविधान का पालन? संविधान ही हमारा सबसे बड़ा स्रोत है, अधिकारों का स्रोत है, सबसे बड़ा दस्तावेज है हमारा। अब संविधान का हम पालन करेंगे तो संविधान में कुछ प्रावधान होंगे, वो प्रावधान देखना होगा क्या होगा, जिससे हमारी पहचान है। उसके आदर्श क्या होंगे? आदर्श में हम गुलाम थे, हमें स्वतंत्र किया गया, उस पे स्वतंत्रता सेनानी होंगे जिन्होंने अपना प्राणों को बलिदान दिया। उनके मूल्यों का पालन करिए, उनको अपना आदर्श मानिए, उनकी बात की गई या उनके संदेशों को, उनके वाक्यों को देखिए, क्या अच्छाइयाँ थी, कैसे उन्होंने क्या क्या किया, उसको आप समझिए। संस्था जो बनाई गई है जिससे हमारा कानून व्यवस्था चलेगी, लोगों को अधिकार मिलेगा, जिसके माध्यम से उसका आप पालन करिए। संस्थाओं में कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम संस्थाएं हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका सब है, इनका पालन आप करिए। यानी ईच सिटीजन को इसका पालन करने का, अगर सभी लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, सामाजिक व्यवस्था समरसता बनी रहेगी तो देश आगे बढ़ेगा। राष्ट्र ध्वज है, हमारी एक पहचान है कि हम जब जाते किसी देश में, कोई सम्मेलन होता है,
तो वहां पर हमारी पहचान एक झंडे से होती है कि ये झंडा किस कंट्री का, किस देश का, या जब हमारे देश का प्रतिनिधि बैठता है तो उसके पीछे झंडे को लगाया जाता है, आप आसपास लगा दिया जाता है, मेज पर रख दिया जाता है, इसीलिए हमारी पहचान है कि हम भारतीय हैं। कहा गया कि अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान करिए, इसीलिए ध्वज संहिता बनाई गई कि अगर आप ऐसा ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि ध्वज को कमर से नीचे जमीन पर नहीं गिरने दिया जाए, क्योंकि राष्ट्र ध्वज एक हमारे राष्ट्रीयता का प्रतीक है जो नागरिक से बढ़ करके है। उसके बाद कहा जा रहा है राष्ट्रगान का, यह एंथम है। हर राष्ट्र का एक गीत होता है, राष्ट्रगान होता है, जिससे पहचान होती है कि जिसमें हमारे गौरव झलकता है। हमारे यहाँ जनगण मन अधिनायक जो है ये हमारी पहचान है, स्वतंत्रता के बाद अपनाया गया जो, उसका भी आप सम्मान करिए, ये भी पहचान होती। देखते हैं आप लोग जब कोई हमारा प्रतिनिधि जाता है, विदेश में जाता है, तो अब ये परंपरा बन गई उनके स्वागत के लिए राष्ट्रगान एंथम को गाया जाता है। वहां की सेना गाती है, वहां के लोग गाते हैं सम्मान के लिए। अपने इन आदर्शों का आप सम्मान करें, इसीलिए कहा गया कि आपकी पहचान है, धरोहर है। दूसरे में क्या कहा गया है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ये कहा जा रहा है स्वतंत्रता के लिए, यानी हम गुलाम थे, उस गुलामी के बेड़ियों से मुक्त जिन्होंने हमें कराया, उन उच्च आदर्शों को, महात्मा गांधी हो गए, अरविंद घोष हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे तमाम हस्तियां थी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दिया आपके स्वतंत्रता के लिए, आपके सुकून के लिए, आपकी स्वतंत्र जीवन जीने के लिए, बेड़ियों से निकाल करके। तो ये हुआ कि अब इन्होंने अपना जीवन तो गवा दिया, अब इनके प्रति हमारी क्या सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो उसमें प्रावधान किया गया उनके आदर्शों और उनके मूल्यों का अगर हम पालन करते हैं तो हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अशोक सम्राट के जो चिन्ह हैं वो भी महान शासक, उनको भी श्रद्धांजलि देने के लिए प्रकार से अशोक स्तंभ को अपनाया गया, अशोक चक्र को अपनाया गया। ये सब क्या है, अपने आदर्शों को हृदय में संजोए रखने का एक तरीका है। तीसरी जो बात की गई है मौलिक कर्तव्य में, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण रखे। हमें किसी तरह से आजादी मिली है, कितने लड़ झगड़ने के बाद, कितने बलिदानों के बाद। अब हमको यूनाइट होना होगा कि देश की मजबूती तभी होती है जब हम आंतरिक स्तर पर यूनाइट होते हैं, एक होते हैं। जब आंतरिक मजबूती होती, बाह्य मजबूती होती है। अगर हम बाह्य रूप से मजबूत दिखेंगे, आंतरिक रूप से कमजोर होंगे, तो आंतरिक कमजोरी कहीं न कहीं घातक सिद्ध होती है। तो ये हुआ कि क्या प्रावधान किया जाए कि जिससे एकता बनी रहे। तो ये जोड़ा क्या गया, प्रभुता यानी सॉवरेनिटी, व्यक्ति नहीं है, देश की एकता सबसे जरूरी, प्रभुता सबसे जरूरी, देश आगे होगा ना कि व्यक्ति आगे होगा। इसलिए अधिकार मत मांगिए, पहले कर्तव्य करिए कि आप पहले देश को आगे रखिए, तब जाकर के आपका अधिकार बचेगा। तो वहां के क्या किया गया, प्रभुता सॉवरेनिटी को ऊपर कर दिया गया कि आप प्रभुता का सम्मान करिए, प्रभुता बनाए रखिए, एकता बनाए रहिए। कहा जाता है कि एकता में बहुत बड़ी शक्ति, अगर एकता रहेगी तो हम कहीं भी लड़ लेंगे। एकता के साथ अखंडता, अखंडता क्यों आएगा कि हमारे देश का जो है, जो ये इतना बड़ा देश है, इसमें टुकड़े न होने पाए, क्योंकि जो देश इतना बड़ा मजबूत होगा उसकी उतनी शक्ति होगी। अपने अखंडता को बचाए, यानी हम खंड नहीं हो सकते हैं, हम एक हैं, ये साबित करिए। इन मूल्यों को सजो करके इनको अक्षुण्ण रखिए, यानी जो छोड़ना, यानी छीण जो ना हो सके, ऐसी भावना आप रखिए। चौथा है कि आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा करें। देश की रक्षा आपको अधिकार दिया गया है, सब सुविधा दे रही सरकार, देश दे रहा है आपको, आपका कर्तव्य बनता है कि कभी देश पर कोई विपरीत प्रभाव पड़े, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए कि आपको बलिदान देना पड़े, तो आह्वान करने पर देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दीजिए। आज हमारे सैनिक क्या हैं, जब हम चैन की नींद सोते हैं वो रात भर जाग करके हमारी सुरक्षा करते हैं। किसके कारण हम क्या कर रहे हैं, आराम की
जिंदगी जी रहे चैन की, हम अपने सेना के बल पर जी रहे, नहीं तो हम सो नहीं पाते, कितनी अराजकता फैल जाती। तो क्या है, देश के सैनिकों का इतना बड़ा त्याग ही हमें चैन की नींद सोने दे रहा है। यही कहा गया जा रहा है कि सेना तो कर ही नहीं सुरक्षा, अगर जरूरत पड़े तो आप भी तैयार रहिएगा। इसीलिए क्या बनाया गया, एनसीसी बनाया गया, एनएसएस बनाया गया, इनको प्रशिक्षण दिया जाता है कि जरूरत पड़ने पर आप अपने अनुसार अपना योगदान देने की कोशिश करिए। पांचवा जो मौलिक कर्तव्य है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। समरसता शब्द आया है और समान भ्रातृत्व की भावना, यानी हम विविधता मूलक हैं, विविध हमारी संस्कृति है, विविध वेशभूषा है, विविध भाषा सब है, सब होने के बाद भी हम विविधता में एकता कायम करें। यानी हमारी पहचान क्या है, हम भारतीय हैं, भारतीय के साथ साथ अब हम भारत के वासी हैं, भारत के लोग हैं। अब भारतीय संविधान की उद्देशिका में कहा गया वी द पीपुल ऑफ इंडिया, सीधे कहा गया है कि नहीं कहा है किसी जाति धर्म पर या धर्म भेष पर कहा गया, केवल कहा गया वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यानी हम सभी लोग भारत के नागरिक हैं। जब नागरिक हैं तो हमारे अंदर क्या है, समरसता है, हम समान भावना से रहने हैं, समान भ्रातृत्व की भावना है, बंधुत्व की भावना है। क्या है, इसको समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना बनाएंगे, एक परिवार हमारा बनेगा, देश में वसुधैव कुटुंबकम होगा, इसकी भावना विश्व स्तर पर फैलेगी। जैसा कि आप देखिए हमारे देश की कितनी अच्छी भावना है, वसुधैव कुटुंबकम की वेदों से ली गई है। यही थीम G20 समिट में रखा गया, वसुधैव कुटुंबकम। हम तो है ही एक परिवार, हमारा पूरा विश्व भी हमारा एक परिवार है। हम और उसका थीम भी रखा गया, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात की गई कि हम पूरे विश्व को मानते हैं, तो हम अपने देश में न यूनाइट हो जाएं। ये देखिए पांचवा है समान भ्रातृत्व भावना। ये हर शब्दों को याद आप लोग रखिएगा कि एकता और अखंडता की बात कहाँ की गई है, मौलिक कर्तव्य में की। ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा जा चुका है, एकता अखंडता की बात पूछा जा चुका है। वहां पर आप जाएंगे उद्देशिका में भी कहीं ऐसे शब्द मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा एकता और अखंडता जब आएगा तब आपको प्रश्न में आंसर आपका आएगा मौलिक कर्तव्य। पांचवा छठा क्या है मौलिक कर्तव्य, हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझो, उसका परीक्षण करें। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ की गई, हमारी सामाजिक संस्कृत परंपरा। हमारी सामाजिक संस्कृत परंपरा क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, जैव धर्म का दर्शन है, जियो और जीने दो। बौद्ध धर्म का दर्शन है, बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। क्या है, समरसतावाद है। हमारी संस्कृति कैसी है कि हम अपने तो खुशी हैं, देखते हैं, दूसरे को खुश देखना चाहते हैं, अपने तकलीफ में भी दूसरे को खुशी देखना चाहते हैं। ये कहाँ से भावना आई, हमारी संस्कृति की आई है। कबीर ने भी यही कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, हमें भी भूखा ना रहो, साधु भी भूखा ना जाए। कितनी ब्रॉड संकल्पना हमारे संविधान की है। समझिए मौलिक कर्तव्य में जो शब्द तराश कर रखे गए, समझिए एक नग है, हीरे के नग के समान है। अगर इसकी व्याख्या करिएगा तो बहुत बढ़िया बढ़िया इसमें से आपको बातें मिलेगी। संस्कृति की बात कर रहे हैं, गौरवशाली परंपरा का मत। गौरवशाली परंपरा क्या हमारी है, भाईचारा है, बंधुत्व है, सहजीविता है। ये सब क्या है, हमारे गौरवशाली परंपरा है, हमारी संस्कृति की है, पहचान है, सब है। ये कहा जा रहा है अपने को पहचान बनाए रखने के लिए इसका पालन करिए। सातवां मौलिक कर्तव्य जो है, ये तो व्यक्ति के लिए इधर हुआ। अब देखिए हम लौट जा रहे हैं प्रकृति की तरफ। व्यक्ति तो रहता है, अगर प्रकृति नहीं रहेगा, हमारा परिवेश नहीं रहेगा, हम क्या करेंगे। तो व्यक्ति के लिए चले, संस्थाओं के लिए चले। आइए चले देखते हैं परिवेश के लिए भी तो बना दिया गया, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे चारों तरफ के लिए भी प्रावधान के। क्या कहा जा रहा, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। ये बात मैंने आपको नीति निर्देशक तत्व में भी मैंने बता दिया कि वहां पर भी ये बात कही गई है। प्राकृतिक पर्यावरण और उसका संवर्धन करें, वन्य जीवों की रक्षा भी करें।
इसमें वो भी समाहित है। यानी ये दो चीजें पर्यावरण की रक्षा की बात नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य में की गई, क्योंकि हम जो जुड़े हैं सहजीविता के आय खाद्य श्रृंखला की कड़ियों से जुड़े हैं। हमारी परंपरा भी ही डेवलप हुई ऋषि और कृषि परंपरा से, जल जंगल जमीन नदियों के किनारे से ही हमारी परंपरा विकसित हुई। देख लीजिए सिंधु घाटी की सभ्यता देखिए, वैदिक सभ्यता देखेंगे तो हमारे सभ्यता का विकास जल जंगल जमीन से ही हो रहा है। उसमें ऋषि मुनियों की तपस्या वहीं से शुरू हो रही, वहीं से हमारा यहाँ जाकर नगरीकरण रहता है, हम इस स्तर तक पहुंचते हैं। यानी जिस बेस से हम उठे हैं उस बेस को बनाए रखने की यहाँ बात की गई है, उसकी रक्षा करिए। अब आगे क्या कहा जा रहा है? 8वां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। ये देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अभी G20 समिट में कहा गया है कि एक सामूहिक, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है कि एक सामूहिक सैटेलाइट जाएगा जो पर्यावरण की सूचना देगा। सबको वही पता चल जाएगी कहाँ क्या आपदा, कैसे क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या प्रभाव आ रहे हैं। कितनी बड़ी परिकल्पना हमारी है। वो कौन दृष्टिकोण करेगा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कैसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण? विस्तृत हो, सजीवी हो, सोच इसकी बहुत उच्च हो, यानी से सबका कल्याण हो, सर्वमंगलमय हो। ये भावना की दृष्टि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सकारात्मक की बात की गई है, किसी को नुकसान उससे ना पहुंचे। अब ज्ञानार्जन की भावना की बात कहा जा रही है कि ऐसा ज्ञान आप अर्जित करिएगा। यहाँ ज्ञान ऐसी बात की जो विध्वंसक ना हो, सृजनात्मक हो, उस ज्ञान की बात की गई है कि आप अपना ज्ञान जो अर्जित करिएगा वो सृजनात्मक हो, ये सृष्टि के लिए कल्याणकारी हो, मंगलमयकारी हो, उसकी बात यहाँ की गई है। कहा जा रहा है उसके बाद सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखिए। सार्वजनिक संपत्ति क्यों की बात की गई है? क्योंकि देखिए आंदोलन का आपको दे दिया गया है, 19 संविधान के अनुच्छेद 19 में दे दिया गया, आंदोलन सभा करने की बात की गई है। आंदोलन सभा कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप सार्वजनिक संपत्ति की ओर नुकसान पहुंचा दें। सार्वजनिक संपत्ति देश के हर व्यक्ति की होती है और सबका दायित्व होता है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। इसीलिए हमारे सार्वजनिक संपत्ति की बात की गई है। सार्वजनिक संपत्ति में जैसे सरकारी भवन हो गए, पुरानी इमारतें हो गए, और सब जितने हैं, ये नदी हो गए, पहाड़ हो गए, पर्वत, ये भी उसी में आ जाते हैं। एक प्रकार सार्वजनिक संपत्ति, इनका क्षति होगा तो आपका भी नुकसान होगा। हिमालय में देख लीजिए दरार पड़ रही है, हिमाचल प्रदेश वगैरह उत्तराखंड की देख लीजिए त्रासदी, ये सब क्या है? इसी का परिणाम है ना कि हम नहीं इसको चेत रहे हैं, तो इस पर हम भुगत रहे हैं। ये सब उसी की बात की जा रही है। 10वां है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करिए। अब यहाँ कहा जा रहा है, ठीक है, तो ऊपर बात की जा रही है सामूहिक, यहाँ कहा जा रहा है ठीक सामूहिक आप करिए, व्यक्तिगत रूप से संभव तो विकास करिए। संभव है सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से क्या करिए? सभी क्षेत्रों में बढ़ने के विकास करिए। यानी आपका चहुमुखी विकास हो। जब चहुमुखी विकास होगा तो चहुमुखी आप कल्याणकारी काम भी करेंगे। इसलिए सामूहिक गतिविधियों की बात की जा रही है। असामूहिक गतिविधियां देख सकते हैं कि जितने एनजीओ चलाए जा रहे हैं, महिलाओं के लिए कार्यक्रम या और सब होते हैं, ऋण जो योजनाओं की तहत दिए जा रहे हैं, रोजगार दिए, ये सब क्या है? सामूहिक गतिविधियों का ही प्रयास तो है कि आगे बढ़िए, सबको लेकर चलिए, सबको रोजगार दीजिए। स्टार्टअप ये सब क्या है? ये सामूहिक गतिविधियों का परिणाम है। कहीं कहीं ये सब उसी की तरफ इशारा किया गया है। 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। उसमें एक बाध्यता की गई, देखा गया कि कुछ बच्चे जो हैं शिक्षा ग्रहण करने से वंचित हो जा रहे हैं। उसके लिए क्या किया गया? प्रावधान किया गया कि माता पिता है तो ठीक है, नहीं तो जो संरक्षक हैं, जैसे कोरोना काल में जिनके माता पिता मर गए, बच्चों के संरक्षक गवर्नमेंट बन गए, पैसा दे रही, पढ़ा लिखा रहे, कहा जा रहा माता पिता या संरक्षक में गोद लेने वाला भी हो सकता है। संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के, यानी 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया। यानी प्राथमिक शिक्षा माने 1 से लेकर के आपको
8 तक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई, वो भी निःशुल्क की गई है। आपको आपका दायित्व हो गया माता पिता संरक्षक का कि आप विद्यालय बच्चे को पहुंचाइए। और वहां बच्चों को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया, मिड डे मील योजना लाई, तरह तरह की योजनाएं उनके स्वास्थ्य के लिए पूरक पोषाहार देने लगी, तरह तरह की ड्रेस देने लगी, बैग कॉपी सब देने लगी है, ताकि बच्चों का चौमुखी विकास हो सके। ये बच्चों के लिए किया गया, लेकिन कर्तव्य किस किसका है, माता पिता और संरक्षक के लिए कर्तव्य निर्धारित किया गया। आप करिए कर्तव्य, आपका ये कर्तव्य है। अगर कर्तव्य का पालन करेंगे, आपका ये जो बच्चे होंगे आगे बढ़ेंगे, ये भी कर्तव्य का पालन करेंगे, एक नई संस्कृति का विकास होगा, जिससे चौमुखी विकास होगा। इस तरह से देखिए कितने गहन शब्दों में मूल कर्तव्य को रखा गया है, छोटे छोटे भागों में। बस मूल कर्तव्य की यही भावना है। इसको कायदे से आप लोग देख लीजिएगा, एक एक शब्द, क्योंकि घुमा करके पूछता है एग्जाम में, वैसे क्वेश्चन कहीं कहीं आ जाते हैं। इससे आईएएस और पीसीएस से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जैसे प्राथमिक शब्द, प्राथमिक शिक्षा है, माता पिता संरक्षक शब्द, ये सब पूछे गए। 86वां संविधान संशोधन है, ये बाध्यकारी है पहुंचाना माता पिता, ये सब थोड़ा सा हम लोग कायदे से भी पॉइंट ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हाँ, कोई कमी होगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिएगा, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। एक बार समाप्त करते हैं, धन्यवाद।